इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के ईपीएफओ एग्जाम में पूछे गए लेबर लॉ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू द एम्प्लॉयज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। आंसर है 20 लाख रुपए। आइए ग्रेच्युटी अधिनियम संशोधन 2019 के बारे में जानते हैं। ग्रेच्युटी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री से कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है और इसे 1 जनवरी 2016 से सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। आंसर है 48 आवर्स। बागान श्रम अधिनियम 1951 में बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है और यह बागानों में काम की स्थितियों को विनियमित करता है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी वयस्क श्रमिकों और किशोर या बच्चों को एक सप्ताह में क्रमशः 48 से अधिक घंटे और 27 घंटे के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और हर कार्यकर्ता 7 दिनों की प्रत्येक अवधि में 1 दिन के आराम के लिए हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। आंसर है 5 ईयर्स। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसमें 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान है। हु इज एन एडोलसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आंसर है जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसको कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एडोलिसेंट माना जाता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एडोलिसेंट से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपनी आयु का 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया है। वयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो। बालक का मतलब है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। आंसर है कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब है एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच by the union has been declared by any central act to be expedient in the public interest। आंसर नंबर ए है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, औद्योगिक अधिनियम 1951 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपी गई नियंत्रण शक्ति किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम की जो उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है समग्र रूप से अथवा उसके किसी भाग की प्रबंध व्यवस्था को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए बढ़ा दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। किसी श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। आंसर है 7 मेंबर्स। मजदूर संघ अधिनियम 2001 के अंतर्गत कामगारों के लिए किसी मजदूर संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि 10% या 100 जो भी कम हो या न्यूनतम 7 कामगार प्रतिष्ठान या उद्योग में न लगे या नियुक्त हुए हो जिसके साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि को ऐसे मजदूर संघ के साथ सदस्य जुड़े ना हों। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स is or are considered as trade dispute under the provision of the Trade Union Act 1926। आंसर है 1, 2 एंड 3 यानी कि एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर। आइए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यवसाय
विवाद से नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का, या नियोजकों और नियोजकों के बीच का ऐसा विवाद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त हो, और कर्मकारों से वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हों, चाहे वे नियोजक के नियोजन में हों या ना हो, जिसके साथ व्यवसाय विवाद उद्धृत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैचिंग करनी है। इस क्वेश्चन की मैचिंग नीचे दी गई है। बंदी का मतलब है किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना। कर्मकार का मतलब है कुशल, अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति। हड़ताल का मतलब है कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना। तालाबंदी का मतलब है प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी। वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमिटीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आंसर नंबर 1 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। Which one of the following is not part of the aims and purposes of the ILO as per Philadelphia Declaration? आंसर डी है, ये ILO का पार्ट नहीं है, और जो पार्ट है वो देख लेते हैं। नंबर 1 लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। नंबर 2 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस। आंसर नंबर सी पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ये डी वाला पार्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है। ILO का 26वां सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, इस सम्मेलन में ILO के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को घोषित किया गया था। प्रश्न में दिए गए लक्ष्यों में से पहला, दूसरा, तीसरा ये लक्ष्य सही हैं, और अंतिम वाला जो टारगेट है वो गलत है। उद्देश्य जो इसके सही है वो इस प्रकार है: अभाव के खिलाफ युद्ध, प्रत्येक देश के भीतर सतत और ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण का बेहतर ताकत है जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं तथा सरकार के लोगों के साथ बराबरी के दर्जे का आनंद लेने के लिए सरकार के साथ शामिल हों। क्वेश्चन नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हॉक्सी। आंसर नंबर डी रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित 5 कार्यमूलक निम्न हैं: व्यापार संघवाद, क्रांतिकारी संघवाद, स्वार्थ चालित संघवाद, अनुकूल संघवाद, निर्भरता संघवाद। मतलब इसमें विकासवादी संघवाद शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि विकासवादी संघवाद इसमें शामिल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इवोल्यूशनरी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच representations of workmen and employer involved in an industry disputes are brought together before a third person or group of persons who facilitate through mediation to reach a mutually satisfactory agreement। आंसर है कंसिलेशन, यानी कि सुलह। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार कामगारों तथा नियोक्ताओं के बीच हुए विवाद का समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ यानी कि एक कंसिलेशन कार्य करते हैं। इस विवाद की समाप्ति की दशा में सुलह यानी समझौता इसको कहते हैं। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 सुलह मशीनरी की स्थापना की गई है। एक है सुलह पदाधिकारी यानी कि कंसिलेटरी ऑफिसर, और एक है सुलह बोर्ड यानी कि कंसिलेटरी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 may be refer to आंसर नंबर सी लेबर कोड। औद्योगिक नियोजन 1946 के अंतर्गत किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग के संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ के लिए लेबर कोर्ट भेजा जाता है। लेबर कोर्ट इस प्रश्न पर विचार करके आदेश पारित करती है। ए यूनियन whose membership may cover workers employed in many industries, employment and crafts is known as। आंसर नंबर बी जनरल यूनियन, जनरल यूनियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग perspectives of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunities to exercise economic means wages and benefits as well as political control power।
आंसर नंबर ए प्लूरिस्टिक पर्सपेक्टिव में, प्लूरिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16, who among the following can be appointed as the chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wages Act 1948? आंसर नंबर ए है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डॉक्टर आइक्रोड formula is associated with determination of, Dr. Ackroyd's formula is associated with determination of, answer number B, minimum wage. Question number 18, for the first time in India, medical benefits as a non-cash benefit was provided under, answer number A, the Employees State Insurance Act 1948. Question number 19, which of the following is not covered by the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952? Answer number D, injury compensation. Which one of the following statements about Workmen Compensation Act 1923 is true? Answer number B, its name has been changed in the Employees Compensation Act in 2009. Which one of the following legislations comprehensive social security legislation? आंसर नंबर डी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972? आंसर नंबर सी, 10 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 23, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इंगेज्ड इन, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर हाउ मैनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड? आंसर नंबर बी, 12 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 25, द इंडिवियर ऑफ जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज टू, आंसर है 1 and 2 only. These two statements are correct. Promote institutional deliveries. Statement number 2, provide monetary assistance to the mother to meet the cost of delivery. Answer number 1 and 2 only are correct.